तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को हम अपने पर्यावरण से कंपेयर करके समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य का अपना एक पर्यावरण होता है। पर्यावरण का आशय है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है या हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जैसे हवा, पानी, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और लोग। ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाते हैं और इसी पर्यावरण से हमें अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगर हमें सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो हमें अपने पर्यावरण को समझकर उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे गर्मी से अपनी सुरक्षा के लिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंड में गर्म व ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो बरसात में छाते और रेनकोट से अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय यानी बिजनेस का भी अपना एक पर्यावरण होता है। एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी चीज़ों की ज़रूरत होगी? हमें ज़रूरत होगी भूमि यानी लैंड की, जहाँ उत्पादन किया जाएगा। फिर आवश्यकता होगी मजदूरों की जो हमारे प्लान पर वर्क करेंगे। फिर ज़रूरत होगी कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की, जिससे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा। और इसी प्रकार आवश्यकता होगी मशीन्स की, जिसकी सहायता से उत्पादन किया जाएगा। और ये सारे साधन बिजनेस लाएगा कहाँ से? बिजनेस ये सारे साधन लाता है अपने सराउंडिंग्स यानी अपने आसपास के पर्यावरण से। यानी जैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, वैसे ही बिजनेस भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। तो व्यवसाय के आसपास का यह पर्यावरण ही व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है। अगर हम व्यावसायिक पर्यावरण का आशय देखें तो व्यवसाय के आसपास के समस्त घटक, क्रियाएं या दशाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है। व्यावसायिक पर्यावरण में सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के बाहर रहकर भी इसके संचालन को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल से हम देखें कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन था और इससे सभी व्यवसाय प्रभावित हुए, सभी को बहुत लॉस हुआ। यानी व्यवसाय के बाहर की इस परिस्थिति का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन परिस्थितियों को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। चलिए व्यावसायिक पर्यावरण के इन घटकों को समझते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के घटकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट घटक, स्पेसिफिक एलिमेंट्स, और दूसरा है सामान्य घटक, जनरल एलिमेंट्स। विशिष्ट घटक वे होते हैं जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। इसमें पूर्तिकर्ता, सप्लायर, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर्स, ग्राहक, कस्टमर्स और विपणन मध्यस्थ को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण के सामान्य घटक वे होते हैं जो व्यवसाय को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन सामान्य घटकों में आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनैतिक पर्यावरण, वैधानिक पर्यावरण और तकनीकी पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए व्यावसायिक पर्यावरण के इन सभी घटकों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के विशिष्ट घटकों में पहला है पूर्तिकर्ता, सप्लायर। पूर्तिकर्ता वह होता है जो हमारे व्यवसाय या उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराता है
और यदि सप्लायर के पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में कोई घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे देश में मोबाइल बनाने वाली बहुत सी कंपनियां मोबाइल की बैटरी और अन्य पार्ट्स चीन से खरीदती हैं, और वर्तमान में चीन के साथ जो परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे में यदि हम उससे पार्ट्स नहीं खरीदते तो इसका प्रभाव हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा। इसलिए किसी एक पूर्तिकर्ता पर निर्भर होने की अपेक्षा व्यवसाय को एक से अधिक सप्लायर्स रखने चाहिए। व्यावसायिक पर्यावरण के विशिष्ट घटकों में दूसरा है प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर्स। प्रतियोगी संस्थाएं भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। यदि हमें बाजार में टिके रहना है तो ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में रखकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कम से कम कीमत पर उचित किस्म की वस्तुओं का उत्पादन हो सके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सी कंपनीज काम करती हैं, जैसे एयरटेल, आइडिया, BSNL, वोडाफोन आदि। लेकिन जब से रिलायंस जियो ने अनलिमिटेड कॉल और सस्ता डेटा देना शुरू किया तो इन सभी कंपनीज का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ, और प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए सभी कंपनीज ने सस्ते प्लान देना शुरू कर दिए। तो उदाहरण से हमने समझा कि व्यवसाय पर उसकी प्रतियोगी संस्थाएं भी प्रभाव डालती है। व्यावसायिक पर्यावरण का अगला घटक है ग्राहक यानी कस्टमर्स। ग्राहक व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ग्राहक व्यक्ति, संस्था या सरकार कोई भी हो सकता है। ग्राहकों की रुचि, फैशन आदि सभी चीज़ें व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। जैसे फैशन बदलने पर व्यवसाय को भी अपने प्रोडक्ट में ग्राहकों की मांग के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। व्यावसायिक पर्यावरण का अगला घटक है विपणन मध्यस्थ। माल बना लेने के बाद उसको बेचने के लिए हमें बहुत से व्यक्तियों या फर्म्स की मदद लेनी होती है, जैसे थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, एजेंट, विज्ञापन एजेंसी आदि। ये सब विपणन मध्यस्थ कहलाते हैं। ये मध्यस्थ भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जैसे जब दुकान पर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कई बार दुकानदार किसी नए प्रोडक्ट की इतनी विशेषता बता देते हैं, इतनी तारीफ कर देते हैं कि आवश्यकता न होने पर भी हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। इसी प्रकार टीवी पर जब हम किसी वस्तु का एडवर्टाइज देखते हैं तो उसे खरीदने का मन बना लेते हैं। इस प्रकार ये मध्यस्थ सीधे सीधे हमारे व्यवसाय के विक्रय को प्रभावित करते हैं। तो ये थे व्यावसायिक पर्यावरण के विशिष्ट घटक। अब हम समझते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के सामान्य घटकों को। व्यावसायिक पर्यावरण के सामान्य घटकों में पहला है आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण में 3 तत्वों को सम्मिलित किया जाता है: आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, और आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस। देश की आर्थिक स्थिति और सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लिए गए निर्णय व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट यदि होम लोन सस्ते कर दे, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, तो ऐसे में हर व्यक्ति अपना घर खरीदने के बारे में सोचेगा, और जिसका सीधा इफेक्ट रियल एस्टेट बिजनेस पर पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि आर्थिक पर्यावरण 3 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें से पहला है आर्थिक प्रणालियाँ। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली वहाँ के व्यवसाय का भविष्य निश्चित करती है। यह आर्थिक प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती है: समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सभी व्यवसायों पर
सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। निजी व्यक्तियों का व्यवसाय पर स्वामित्व नहीं होता है। इस प्रकार की प्रणाली चीन, रूस आदि देशों में प्रचलित है। दूसरी आर्थिक प्रणाली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। यह प्रणाली समाजवादी प्रणाली की विपरीत होती है। यहाँ व्यवसाय निजी हाथों में होता है और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अमेरिका, कनाडा आदि देशों में यही आर्थिक प्रणाली है। तीसरी आर्थिक प्रणाली होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इस प्रणाली में संसाधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग जो देश की जनता के जीवन यापन से जुड़े हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण होता है और सामान्य वस्तुओं का उत्पादन निजी हाथों में होता है। यानी सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिश्रित स्वामित्व होता है। भारत और पाकिस्तान आदि देशों में यही प्रणाली प्रचलित है। आर्थिक पर्यावरण का दूसरा तत्व है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। इसके द्वारा अलग अलग उद्योगों और व्यवसायों के लिए आर्थिक नियम बनाए जाते हैं, जैसे आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति आदि। आर्थिक पर्यावरण का तीसरा तत्व है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि, राष्ट्रीय आय और विदेशी व्यापार की स्थिति आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ हमने समझा कि राष्ट्र की आर्थिक पर्यावरण जितना अच्छा होगा, व्यवसाय उतनी ही अधिक प्रगति करेगा। आर्थिक पर्यावरण के बाद व्यावसायिक पर्यावरण का अगला घटक है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। व्यवसाय समाज के लिए, उसमें रहने वाले लोगों के लिए ही वस्तुओं का निर्माण करता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, समाज के लोगों का रहन सहन और उनकी संस्कृति, ये सभी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का अगला घटक है राजनैतिक पर्यावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण को देश की राजनीतिक स्थितियां भी प्रभावित करती हैं। यदि देश में स्थायी सरकार है तो व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और यदि अस्थिर सरकार है तो व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, ये सब व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का अगला आयाम है वैधानिक पर्यावरण, लीगल एनवायरनमेंट। इस पर्यावरण में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए बनाए गए अधिनियम यानी लॉ आते हैं, जैसे भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनी एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और विदेशी विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट आदि। वैधानिक पर्यावरण में सरकार द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए कानून यानी लॉ बनाए जाते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग्स के उपयोग को बैन कर दिया गया है, जिसका प्रभाव प्लास्टिक बैग बनाने और बेचने वाले बिजनेस पर पड़ा। इस प्रकार सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का अंतिम तत्व है तकनीकी पर्यावरण, टेक्निकल एनवायरनमेंट। व्यवसाय जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगा, व्यवसाय में नई नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, तो लागत में कमी आएगी और लाभ बढ़ेगा। तो इस तरह हमने देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण में व्यवसाय के आसपास के विशिष्ट और सामान्य घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं।
व्यावसायिक पर्यावरण का आशय और घटक समझ लेने के बाद अब हम व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताओं को समझते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की पहली विशेषता है बाह्य शक्तियाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कि हमने व्यावसायिक पर्यावरण के घटक पढ़ते समय देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण में केवल व्यवसाय के बाहर के घटकों को ही सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय के अंदर के घटक जैसे व्यवसाय के उद्देश्य, नीतियाँ आदि को व्यावसायिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण की दूसरी विशेषता है नियंत्रण रहित शक्तियाँ, कंट्रोललेस फोर्सेस। जैसा कि हमने पहली विशेषता में देखा कि व्यावसायिक पर्यावरण केवल बाहरी घटकों को ही शामिल किया जाता है, इसलिए इन पर बाहर की परिस्थितियों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे जियो जब अपना सस्ता प्लान मार्केट में लेकर आया तो बाकी टेलीकॉम कंपनी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था और मजबूरी में बाकी कंपनीज को भी अपना प्लान सस्ता करना पड़ा। व्यावसायिक पर्यावरण की अगली विशेषता है विशेष व सामान्य शक्तियाँ, स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। व्यावसायिक पर्यावरण के घटकों को दो भागों में बांटा गया है, विशिष्ट घटक और सामान्य घटक। विशिष्ट घटक व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि सामान्य घटक अप्रत्यक्ष रूप से। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हमारा कोई कस्टमर हमसे सामान खरीदना बंद कर दे तो इसका प्रभाव सिर्फ हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, यानी यह घटक व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। लेकिन यदि सरकार जीएसटी टैक्स लेकर आती है तो इसका इम्पैक्ट सभी बिजनेस पर पड़ेगा, यानी यह तत्व सभी व्यवसायों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। व्यावसायिक पर्यावरण की अगली विशेषता है गतिशील घटक, डायनेमिक फैक्टर्स। व्यावसायिक पर्यावरण के घटक गतिशील होते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन का चलन था, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण अब मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग होने लगा है। अतः व्यावसायिक पर्यावरण के घटक गतिशील होते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की अगली विशेषता है सापेक्षता, रिलेशन। अलग अलग देशों में व्यावसायिक पर्यावरण में भिन्नता होती है। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताओं को एक बार संक्षिप्त रूप में हम रिवाइज करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण पर सिर्फ बाहरी घटकों का ही प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय की आंतरिक शक्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। नियंत्रण रहित शक्तियाँ, इन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। विशेष और सामान्य शक्तियाँ, व्यावसायिक पर्यावरण के घटकों को दो भागों में बांटा गया है, विशेष और सामान्य घटक। गतिशील घटक, व्यावसायिक पर्यावरण के घटक परिवर्तनशील और गतिशील होते हैं। और सापेक्षता यानी देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यावसायिक पर्यावरण में भिन्नता पाई जाती है। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को हम अलग अलग पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है अवसरों को पहचानने में सहायक, हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन में हमें भविष्य के अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। महत्व का अगला पॉइंट है भावी खतरों को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग्स। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से हमें भविष्य के खतरों और आने वाली समस्याओं का ज्ञान भी पहले से ही हो जाता है। जैसे जब फ्लिपकार्ट, जो कि एक भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जब उसने अपना व्यवसाय इंडिया में शुरू करा तो उसे बहुत प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब उसका कॉम्पिटिटर अमेज़न इंडिया में आया और उसने ऑफर और विज्ञापन के द्वारा उसके व्यवसाय को प्रभावित करना शुरू कर दिया, यदि फ्लिपकार्ट बाजार का अध्ययन करती तो इन खतरों को पहले से जांच पाती। इस प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से
हम भविष्य के खतरों को पहले से ही पहचान सकते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का अगला बिंदु है योजना बनाने में सहायक, हेल्पफुल इन मेकिंग प्लान। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से हमें भविष्य में आने वाले खतरों की जानकारी मिल जाती है, जिसके आधार पर हम उससे निपटने के लिए आसानी से योजना बना सकते हैं। पिछले उदाहरण में जैसे हमने देखा कि यदि फ्लिपकार्ट ने व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर भविष्य के खतरों का अनुमान लगाकर उससे निपटने की योजना बनाई होती, तो वो भी आज मार्केट में अच्छी पोजीशन बना लेती। इस प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से हमें भविष्य की योजना बनाने में भी सहायता मिलती है। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का अगला बिंदु है परिवर्तनों का सामना करने में सहायक, टू फेस विथ बिजनेस चेंजेस। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से हमें बाहर हो रहे परिवर्तनों की जानकारी मिलती है और उन परिवर्तनों के हिसाब से अपने व्यवसाय में भी आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने अभी देखा कि बहुत से दुकानदार जो पहले अन्य सामान का विक्रय करते थे, अब वे अपनी दुकानों पर मास्क, सैनिटाइज़र आदि भी बेचने लगे हैं। इस प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन हमें बाहरी परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम बनाता है। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का अगला बिंदु है ख्याति में वृद्धि, इंक्रीजेस इन गुडविल। यदि हम व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप माल का निर्माण करते हैं, तो ऐसे में उस कंपनी की ख्याति बढ़ती है और उस कंपनी को एक ब्रांड के रूप में लोग पहचानने लगते हैं। उदाहरण के लिए मारुति कार कंपनी ने बाजार का अध्ययन कर मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की आवश्यकताओं के अनुरूप सस्ती कारें बाजार में लाया और आज मारुति एक पॉपुलर ब्रांड बन गई है। अब तक हमने व्यावसायिक पर्यावरण का आशय, घटक, विशेषताएं और महत्व पढ़ा। अब हम भारतीय आर्थिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। सन 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट, उच्च राजकोषीय घाटा और मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई और देश की कमज़ोर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जुलाई 1991 में सरकार के द्वारा एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस आर्थिक नीति में सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन कदमों को LPG के नाम से भी जाना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु उठाए गए इन कदमों को हम डिटेल में समझते हैं। उदारीकरण। उदारीकरण का आशय है उदार होना या छूट देना। 1991 से पहले देश में उद्योगों और व्यवसाय पर अनेक प्रतिबंध थे, जिससे नए उद्योग और व्यवसायों की स्थापना नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति लाई गई और इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि उद्योगों की स्थापना और व्यवसाय का संचालन आसान हो गया। उदारीकरण से आशय व्यवसाय और उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने या शिथिल करके अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने से है, जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। उदारीकरण का आशय समझने के बाद हम इसके उद्देश्य या विशेषताओं को समझते हैं। लाइसेंस और परमिट पर लगे विभिन्न नियंत्रण को समाप्त करना। उदारीकरण द्वारा सरकार ने उद्योगों और व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अब बिना लाइसेंस के भी उद्योग और व्यवसाय चलाए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी 6 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वे उद्योग हैं मादक पेय, शराब आदि, सिगरेट, प्रतिरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, ड्रग
और फार्मास्यूटिकल्स। इन 6 उद्योगों के अतिरिक्त अब अन्य किसी उद्योग के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। उदारीकरण की दूसरी विशेषता है निजीकरण को बढ़ावा देना। उदारीकरण से पहले देश के अधिकांश उद्योग सरकार द्वारा चलाए जाते थे, किंतु अब सरकार ने उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया। अगला बिंदु है उद्योगों की स्थापना की अनुमति देने में सरलता व शीघ्रता लाना। पहले किसी भी नवीन उद्योग की स्थापना की परमिशन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन उदारीकरण द्वारा यह परमिशन बहुत आसानी से मिलने लगी। उत्पादकता को उदार एवं मुक्त बनाना। उदारीकरण से पहले वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने पर प्रतिबंध थे, लेकिन उदारीकरण के द्वारा इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया, जिससे वस्तुओं का उत्पादन और वितरण आसान हो गया। अगली विशेषता है भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना। उदारीकरण से पूर्व अन्य देशों से आयात और निर्यात पर अनेक प्रतिबंध थे। उदारीकरण के अंतर्गत इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। अब विदेशों से माल बेचना आसान हो गया और देश की विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार उदारीकरण द्वारा सरकार ने उद्योगों और व्यवसायों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर उनके विकास की राह आसान कर दी। नवीन आर्थिक नीति 1991 में सरकार द्वारा उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण घटक था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से अभिप्राय निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका देने और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने से है। 1991 से पहले जिन व्यवसाय या उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व था, उन्हें सरकार ने निजी या प्राइवेट हाथों में सौंपना शुरू कर दिया। वर्तमान में रेलवे, एटॉमिक और डिफेंस को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया गया है। उदाहरण के लिए पहले पेट्रोल पंप हमेशा सरकारी कंपनी HP या इंडियन ऑयल के ही होते थे, क्योंकि ये क्षेत्र सरकारी हाथ में ही था। लेकिन जब से इस क्षेत्र का निजीकरण हुआ है, अब आपको रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप भी देखने को मिलने लगे हैं। निजीकरण के आशय के बाद अब हम देखते हैं निजीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना, यानी अब जो भी नए उद्योग स्थापित हो वो निजी स्वामित्व द्वारा ही स्थापित किए जाएं। निजीकरण की अगली विशेषता है स्थायी रूप से घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण। इसका आशय यह है कि ऐसे क्षेत्र जिन पर सरकार का स्वामित्व है और वे लगातार घाटे में चल रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों को सरकार द्वारा प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है BSNL। निजीकरण की अगली विशेषता है प्रबंध को प्रभावशाली बनाना। कई क्षेत्र ऐसे थे जो खराब प्रबंधन के कारण नुकसान में चल रहे थे, अतः उनकी प्रबंधकीय व्यवस्थाओं में सुधार हेतु निजी हाथों में उन्हें सौंप दिया गया। अगली विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतियोगिता कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। जब किसी क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच प्रतियोगिता होती है, जिससे दोनों ही क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। अगली विशेषता है सरकार का राजकोषीय बोझ कम करना। सार्वजनिक क्षेत्रों को अनुदान देने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में इन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपकर आर्थिक घाटे को कम कर दिया गया। नवीन आर्थिक नीति में सरकार द्वारा उठाया गया तीसरा महत्वपूर्ण कदम था वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से आशय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 1991 से पहले
विदेशी कंपनियों का भारत में आना या भारतीय कंपनियों का विदेशों में व्यापार करना संभव नहीं था, लेकिन वैश्वीकरण द्वारा यह संभव हो गया। उदाहरण के लिए डोमिनोज, जो कि एक विदेशी कंपनी है, उसने अपना व्यापार भारत में स्थापित किया। इसी प्रकार टाटा, जो कि एक भारतीय कंपनी है, वो अनेक देशों में अपनी ब्रांचेस स्थापित कर चुकी है। यह वैश्वीकरण का ही परिणाम है। अब हम वैश्वीकरण की विशेषताएं देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में तेजी से आगमन होना, जैसे डोमिनोज जैसी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई। दूसरा है भारतीय कंपनियों का विदेशों में अपनी व्यापार शाखाएं खोलना, जैसे टाटा कंपनी की ब्रांचेस विदेशों में भी है। तीसरा बिंदु है सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। वैश्वीकरण के कारण अब प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। अगली विशेषता है सभी देशों में सूचनाओं एवं तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अब हम किसी भी देश की नवीन तकनीक को अपने देश में ला सकते हैं। अगली विशेषता है सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। वैश्वीकरण के कारण एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार संभव हुआ, जिससे इन राष्ट्रों के बीच लेन देन होने से पूंजी का प्रवाह आसान हो गया। तो ये सब बिंदु थे 1991 की वैश्वीकरण नीति के। इस प्रकार 1991 की नवीन आर्थिक नीति में सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम थे, उसके द्वारा सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति मिली। लेकिन इन उपायों के अलावा भी अनेक ऐसे उपाय हैं जो सरकारों द्वारा समय समय पर आर्थिक क्षेत्र में सुधार हेतु अपनाए जाते हैं, और उन उपायों में से एक है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। आप सबने नोटबंदी के बारे में सुना होगा। जी हाँ, वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। इसे ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। इससे पहले सन 1978 में श्री मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। विमुद्रीकरण से आशय उस प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर देती है। प्रतिबंधित मुद्रा की कीमत शून्य हो जाती है। सामान्यतया इसे नोटबंदी के नाम से पुकारते हैं। विमुद्रीकरण के आशय के बाद अब हम पढ़ते हैं विमुद्रीकरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। काले धन पर प्रहार। काले धन का मतलब ऐसी राशि से है जिस पर सरकार को कर नहीं चुकाया गया है। नोटबंदी में हिसाब न देने पाने के कारण ऐसा काला धन डूब जाता है और चलन से बाहर हो जाता है। दूसरा बिंदु है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। विमुद्रीकरण के द्वारा बिना हिसाब का धन चलन से बाहर हो जाता है। ऐसे में रिश्वत और भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। तीसरा उद्देश्य है नकली नोटों को चलन से बाहर करना। विमुद्रीकरण में जो नोट बंद कर दिए जाते हैं, यदि वे नोट लोगों के पास है तो वे उन्हें बैंक में जमा कर सकते हैं। ऐसे में जो नकली नोट देश में चल रहे होते हैं, वे अपने आप ही चलन से बाहर हो जाते हैं। विमुद्रीकरण का अगला उद्देश्य है कर संग्रह में वृद्धि। नोटबंदी में यह अवसर दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वे टैक्स चुकाकर अपने काले धन को बैंक में जमा कर सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा सरकार को टैक्स की प्राप्ति होती है। विमुद्रीकरण का अगला उद्देश्य है आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोट।
आतंकवाद आदि आपराधिक गतिविधियों में काले धन, नकली नोट आदि का इस्तेमाल होता है और नोटबंदी द्वारा काला धन, नकली नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिसका सीधा असर इन आपराधिक गतिविधियों पर होता है। इस प्रकार विमुद्रीकरण द्वारा देश में चल रही अनेक समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाता है।